चलिए बच्चों, हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी के सवाल करेंगे और इसमें शुरू से लेकर अंत तक के सारे टॉपिक्स के सवाल देखेंगे। शुरुआत में कुछ वोल्टेज और चार्ज वगैरह इससे रिलेटेड सवाल होंगे। उसके बाद फिर ओम्स लॉ और कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल होंगे और एंड में पावर वाले सवाल भी होंगे। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी इस आज की क्लास में होने वाले हैं। ध्यान देंगे और आखिरी तक क्लास को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल ये है कि आपको पोटेंशियल वर्क डन और चार्ज के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। पोटेंशियल वर्क डन और चार्ज के बीच का रिलेशन V = W/Q होता है। और देखिए कहा गया हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क जो पूछा गया उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लें। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। अब देखिए ये पॉइंट A है, मान लीजिए ये पॉइंट V है और यहाँ से B तक इसकी वोल्टेज, इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 118 वोल्ट है और इसका 128 वोल्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे अगर, तो बताइए A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या हो गया, 128 माइनस 118 यानी कि 10 वोल्ट हो गया। तो आपको A और B के बीच में जहाँ ले जाना है उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। आपको W पता है, Q पता है और इनडायरेक्टली बोले तो अभी आपने V निकाल लिया। तो सिंस V = W/Q होता है तो A से B तक ले जाना है आपको। तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव कराना है, 10 वोल्ट के अक्रॉस मूव कराना है। W आपको पता लगाना है, Q है 2, ठीक है। तो यहाँ गुणा हो जाएगा, W = 20 जूल्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, कभी कभी डायरेक्ट बोल देंगे अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स, तो आपको फिर निकालना नहीं पड़ेगा, फिर सीधा दे दिया। बट यहाँ उन्होंने ये नहीं बोला कितने पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस मूव करना है, ये बोला है कि A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करना है और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ठीक है। तो ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट NCERT का सवाल है, वो डायरेक्ट है। कहा गया हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज मतलब Q = 1 कूलम्ब। हाउ मच एनर्जी इज टू गिवन यानी कितना वर्क किया जाए टू पास थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो उन्होंने आपको V दे दिया 6 वोल्ट, चार्ज दे दिया 1 कूलम्ब और W पूछा, तो V = W/Q डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। कहा गया एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। करंट का सिंबल I, 0.25 एम्पियर्स का करंट है फॉर 20 मिनट्स। ये सवाल हम लोग सेकेंड में करेंगे, ये मिनट्स में दिया से सही करना पड़ेगा। तो 20 × 60 सेकेंड्स यानी कि 1200 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास करंट है, हमारे पास टाइम है। कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब इतना करंट ड्रॉ करता है इतने समय तक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज, कितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में डायरेक्ट फॉर्मूले वाले सवाल हो रहे हैं। सिंस I = Q/T, तो I कितना है 0.25 एम्पियर्स, Q पता लगाना है, टाइम कितना है 1200 सेकेंड। तो 0.25 में 1200 का गुणा कर देंगे तो इस प्रकार हमें चार्ज यानी आवेश मिल जाएगा। कितना होगा वो गुणा हम खुद कर लेंगे और आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। तो V = W/Q का आपने देखा और ये I = Q/T का देखा, ठीक है। दो चीज़ें नोन होंगी, एक अननोन होगी, उसके हम फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। ठीक है, एक तरफ से सभी टॉपिक्स के सवाल कवर करते हुए चल रहे हैं। देखिए अभी अब थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, थ्योरी का कुछ नहीं बताने वाला मैं क्योंकि समय नहीं है, सिर्फ सवाल ही देखने आज की क्लास में, ठीक है। थ्योरी तो आपने वैसे भी देखी ही होगी, मेन क्लास ली थी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। करंट कितना है 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर, जैसे भी A और B पॉइंट लिए थे वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग दिस मच करंट इज 0.1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.1 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट, R बताना है, ठीक है। तो B, I और R के बीच का रिलेशन ओम्स लॉ होता है ना, Y ओम्स लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। V, I और R के बीच का रिलेशन V = IR। V है 0.1, I है 2 एम्पियर, R आपको पता करना है। तो 0.1/2 = R, R = 0.05 ओम, ठीक है। देख लीजिए, तो ये आपका हो गया। कहाँ गया रजिस्टर, सभी बच्चे ध्यान से समझते चले। अभी धीरे धीरे सवाल
आगे बढ़ेंगे और टिपिकल सवाल भी आएंगे लास्ट तक। कहा गया है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी, तो बैटरी कितनी है 24 वोल्ट की, आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं। एंड रजिस्टर ऑफ 60 ओम, रजिस्टर 60 ओम का, व्हाट विल बी करंट इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। अच्छा ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया, इसको करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर भी ये रिलेशन बी आई और आर के बीच का है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब सब बच्चे देखें ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर आई आर। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या क्या पता है 24, आई कितना है पता नहीं है, आर कितना है 60, इसको आप सॉल्व करेंगे और आई की वैल्यू हमें कमेंट करके बताएंगे कितना एम्पियर्स करंट इस सवाल का आएगा। ठीक है, यही वीडियो में नीचे कमेंट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज 3.4 एम्पियर्स करंट, कितना करंट 3.4 एम्पियर्स करंट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पर इतना करंट ड्रॉ करती है। व्हाट करंट विल द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, तो जब V हो जाएगा 110 वोल्ट तो पूछा गया अब बताओ अब कितना करंट ड्रॉ करेगी। देखिए इन दोनों सवालों में क्योंकि वोल्टेज बदल दिया है तो I भी बदलेगा। अब यहाँ पर आप देखें ध्यान से क्या कि V बराबर आई आर होगा, V बराबर आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, या यूजिंग ओम्स लॉ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 220 वोल्ट की सप्लाई है, करंट इतना ड्रॉ हो रहा है, रेजिस्टेंस हमें पता लगाना है। ठीक है, रेजिस्टेंस हम क्यों पता लगा रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, जितना भी आएगा वो डिवाइड आप करना, डिवाइड में नहीं कर रहा हूँ भाई, रेजिस्टेंस तो बदला नहीं ना, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कब बदलता है, जब मटेरियल ऑफ द एलिमेंट बदल जाए, जो भी यूज कर रहे हैं हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिक आयरन में, तो वो बदल जाए, या फिर तो लेंथ बदल जाए, एरिया क्रॉस सेक्शन बदल जाए, तो वो सब तो बात हुई नहीं ना, सिर्फ वोल्टेज बदला है। तो खैर यहाँ पर बताइए हमारे पास आर आ जाएगा। अब जरा बताइए अगेन V बराबर आई आर, अब 110 वोल्ट है और I हमें पता लगाना है, और R कितना है जो भी यहाँ आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ से आपको I की वैल्यू भी मिल जाएगी एम्पियर्स में। ठीक है, डिवाइड आप खुद कर लेना, ठीक है, डिवाइड तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, देख लीजिए ध्यान से, और इसका आंसर भी जो है आप कमेंट करके बताएंगे कितना रेजिस्टेंस है और कितना करंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल देना आप, सीक्वेंस जैसे कौन से नंबर का क्वेश्चन ये है उसका आंसर, वरना मैं कैसे जान पाऊंगा। बहुत बच्चे 2 दिन बाद वीडियो देखते हैं उसके बाद आंसर लिखते हैं। अब 2 दिन में मैं 2-3 क्लास बना देता हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहता कि कौन से क्वेश्चन का आंसर ये लोग बता रहे हैं, और इतना समय नहीं है कि मैं वापस जाके वीडियो देखूँ फिर बताऊँ अच्छा 5वें क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं ना। तो खैर, और कोई दिक्कत आपको तो आप पूछ ही सकते हैं, वैसे तो मैंने बता ही दिया, वैल्यू रखने को तो आपको बोला है बस, तो कर ही लेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद रजिस्टिविटी, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इसकी यूनिट ओम मीटर होती है, तो उससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। ठीक है, कहा गया है एक कॉपर वायर है, इसकी लेंथ 2 मीटर है, वायर की लेंथ 2 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻⁻2 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। अब देखो ये सीधा सीधा है, आप रिलेशन आपको पता ही होगा, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, सिंस R बराबर रो एल अपॉन ए, R बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये रिलेशन है, यहाँ पर R कितना है 2 × 10⁻⁻2, चेक कर ले एक बार। हाँ ठीक है, 2 × 10⁻2, रो हमें पता लगाना है, L कितना है 2 मीटर्स, और एरिया कितना है 1.7 × 10⁻⁻6। अब सब बच्चे यहाँ ध्यान से सुने, जो वायर है आपका उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है, कभी कभी वो आपको एरिया ही देंगे, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एरिया नहीं दिया जाएगा। जैसे इस सवाल में इन्होंने इतना आराम से एरिया आपको दे दिया, आप इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा रो बराबर जितना भी ओम मीटर आए। ठीक है, यूनिट्स आपको लिखनी जरूरी है। अब कभी कभी सवाल में वो आपको एरिया ना देके वो बोलेंगे कि हम इसकी रेडियस दे रहे हैं, तो आपको एरिया पहले निकाल लेना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जब आपको रेडियस देंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। और कभी कभी वो रेडियस भी नहीं बोलेंगे, कभी कभी वो बोलेंगे कि डायमीटर ऑफ द वायर इज दिस। तो इतना तो समझ आता है ना, इतनी मैथ्स पढ़ी है कि अगर डायमीटर बोल दिया तो उसका आधा करके रेडियस आ जाएगी, और रेडियस आ जाएगी तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और वो एरिया में यहाँ लिखेंगे। कभी कभी वो आपको ना रेडियस बोलेंगे ना डायमीटर बोलेंगे, कभी कभी बोलेंगे थिकनेस ऑफ द वायर। तो थिकनेस का मतलब यही होता है कि वो डायमीटर ही बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका सिलेंड्रिकल पेन है, मार्कर है, तो इसका ये वाला जो एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो इसकी थिकनेस मतलब इसका डायमीटर कितना है। ठीक है, तो बस वही डायमीटर अगर आपको पता चल गया, जो थिकनेस है वही डायमीटर है।
तो डायमीटर जो है डी का आधा कर देंगे तो आ जाएगा आर, और एक बार आर मिल गया तो फिर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख देना आगे, ठीक है भाई। और अब कैलकुलेशन तो कर लोगे, इसको ऊपर ले जाएंगे गुणा हो जाएगा और 2 का डिवाइड हो जाएगा, वो आपके लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा गया है ए 6 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड बाई फोल्डिंग। एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए मैं सीधा सीधा तार बना लिया ये, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। दिस इज डबल्ड अप बाई फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, इसको ऐसे मोड़ के डबल कर दिया, तो अब ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो पहले इसकी लेंथ अगर L थी तो अब लेंथ कितनी हो गई L/2, और पहले इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था तो अब कितना हो गया 2A हो गया। अब नया रेजिस्टेंस पूछा R डैश, ठीक है, यही पूछा ना, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। आप जरा बताइए R डैश क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रो तो रो ही रहेगा, मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं, रो L कितनी हो गई L डैश, A कितना हो गया A डैश, ठीक है, और R बराबर ρL/A है, ठीक है। तो ρL/A की वैल्यू यहाँ कितनी है 6 है। अब जरा बताओ L कितना हो गया L/2, क्यों, क्योंकि यार ऐसे मोड़ के डबल कर दिया गया ना तार को, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ A ना होगा 2A हो गया, तो ρL और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा तो 4A, तो R डैश क्या हो जाएगा ρL/A और यहाँ 1/4। सब लोग बताएं ρL/A की वैल्यू कितनी 6 है, तो R डैश क्या होगा 1/4 × 6, तो R डैश क्या हो गया 1.5 ओम। नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.5 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। कम क्यों हो गया, एक तो आपने लेंथ कम करी इसलिए रेजिस्टेंस कम हो गया, दूसरा एरिया भी डबल किया तो इसलिए रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। तो लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया भी आपने डबल कर दी उससे भी रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए आंसर कम आ गया। पहले तो आपने लेंथ आधी कर दी तो रेजिस्टेंस आधा, तो 6 का आधा 3, और फिर एरिया भी डबल होगी तो और आधा हो गया तो 1.5, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, कभी कभी वो क्या करेंगे वायर की लेंथ खींच कर बढ़ाएंगे, तो अगर वो ऐसा करते हैं, जैसे ऐसा बोलते हैं एक वायर है इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, दूसरा वायर है उतना ही थिक है उसी मटेरियल का है लेकिन वो दुगना लंबा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जस्ट दुगना होगा पहले वाले से, ठीक है। जैसे आप घरों में वायर बिछवाते होंगे, ठीक है, तो मान लीजिए कि स्विच बोर्ड से पंखे तक का जो वायर है वही वाला वायर उतना ही मोटा स्विच बोर्ड से दूसरे पंखे तक जा रहा है, लेकिन वो पंखा दूर लगा हुआ है तो दुगनी दूरी पर है, तो दुगनी लेंथ यूज होगी ना, मटेरियल वही है वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही है। हालांकि मोटा वायर भी घर में बिछता है, पतला ही बिछता है, अलग अलग काम के लिए है ना, बल्ब के लिए अलग मोटाई का वायर होता है और हीटिंग वाले जो डिवाइसेस होते हैं उनके लिए अलग, AC के लिए अलग ज़्यादा मोटाई का होता है, ठीक है। क्योंकि मोटाई बढ़ाएंगे उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा वायर का, ताकि वो ज़्यादा करंट ड्रॉ कर सके, क्योंकि हैवी जो एप्लियंसेस होंगे उनके लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए कि वायर आपके पास ये है इतना बड़ा और दूसरा वायर आपका इतना ही मोटा इसी मटेरियल का बना हुआ है, बस वो दुगना लंबा है, तो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A ही हुई, ठीक है। लेंथ आपके पास L की जगह 2L हो गई और मटेरियल आपके पास वही रहा, मटेरियल तो रो सेम रहा। तो देखिए मटेरियल चेंज हुआ नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ नहीं, क्या चेंज हुआ लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस सिंपली डबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूँ। अब देखिए जैसे ये वायर है आपके पास, दूसरी स्थिति बता रहा हूँ, ध्यान समझना कि अब आप इस वायर को खींच के डबल करें, तो जब आप इस वायर को खींच के लंबा करते हैं इसकी लेंथ, तो जब खींच के लंबा करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी लंबाई तो डबल हो जाएगी लेकिन ये पतला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास मटेरियल तो उतना ही था, तो इसकी लेंथ 2L हो गई, तो जब लंबाई दुगनी करते हैं तो एरिया में 2 का डिवाइड हो जाएगा, लंबाई 5 गुनी करेंगे तो एरिया में 5 का डिवाइड हो जाएगा, फिर से मटेरियल तो वही रहा, ठीक है। तो एक जैसे कि ये वायर का टुकड़ा है आपके पास और आप इसको खींच के दुगना लंबा कर देते, जब दुगना लंबा करोगे तो मटेरियल तो इतना ही है ना आपके पास, तो लेंथ दुगनी होगी तो एरिया हाफ हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे बात को। लेंथ 5 गुनी होगी तो एरिया में 5 हो जाएगा, लेंथ 10 गुनी होगी तो एरिया में 10 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि इसका रेजिस्टेंस तो R बराबर ρL/A होगा और इसका रेजिस्टेंस जिसे हम R डैश बोलते हैं, तो रो तो वही रहा, लेंथ कितनी हो गई, मान लीजिए आपने यहाँ 2L बोला, दुगना खींचा है, ठीक है, 2L और एरिया कितनी हो गई A/2 हो गई, तो 2 ऊपर जाएगा पलट के, 2 2 4 ρL/A, और ये क्या, ये पुराना रेजिस्टेंस है, तो R डैश बराबर 4 टाइम्स R। तो अगर आपने 2 टाइम्स खींचा तो आंसर 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि अगर आप n टाइम्स खींचेंगे, इफ स्ट्रेच्ड अप टू n टाइम्स, देन R डैश क्या हो जाएगा n² टाइम्स हो जाएगा। जैसे आपको कोई बोले कि आपके पास 2 मीटर लंबा वायर है,
और आप उसको खींच के 4 मीटर का करना चाहते हो, यानी दुगना लंबा करना चाहते हो, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो कहोगे अगर दुगना खींच रहे हैं तो आंसर 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। 5 गुना खींच रहे हैं, 5 टाइम्स हो जा रही है लेंथ, तो 25 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ रही है और पतला भी तो हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, वायर को स्ट्रेच करके उसको लंबा कर रहे हैं, लंबाई बढ़ रही है और क्रॉस सेक्शन पतला हो रहा है, उससे रेजिस्टेंस सिर्फ ये नहीं कि 5 गुना खींचा तो 5 गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 25 गुना बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ 5 गुनी कर रहे हो, एरिया में 5 का डिवाइड हो रहा है, एरिया भी पतला हो रहा है ना। तो समझ रहे होंगे अब बात को। ठीक है। एक सवाल मैं आपको, और हालांकि एनसीईआरटी का, इसके लिए मैं पूरा नहीं करूंगा इसको। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया गया, देखिए अभी डायमीटर की बात बोली थी मैंने, 0.5 mm, रेजिस्टिविटी इसकी 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर है। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ पूछी गई है अगर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम हो। ठीक है, ठीक, पहले तो ये सवाल हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, सिंस R बराबर ρl/a होता है, इसमें से हमारे पास है क्या क्या, R है 10, रो भी है हमारे पास 1.6 10⁻⁻8, एल कितनी, एल ही तो पता करनी, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर तो है नहीं हमारे पास, तो आर कितना होगा 0.5/2, क्योंकि डायमीटर का आधा करना पड़ेगा और 10 का डिवाइड करेंगे, क्यों 10 का डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर आएगा, और 100 का डिवाइड करेंगे तो अब क्या होगा, अब ये मीटर आ गया। तो ये आपकी ये हो गई 0.25/10⁻³ तो 10⁻³ मीटर आर आ गई। अब आप इसको यहाँ लिख लेंगे आके, अब तो वैल्यू निकल आई आर की। ध्यान रखना सवाल मीटर में ही करोगे, 22/7 0.25 10⁻³ का स्क्वायर। बस अब सॉल्विंग आपके लिए, डिनोमिनेटर सॉल्व करके इधर ले आना, इसको नीचे लाना, एल आ जाएगा। उन्होंने एक और बात बोली कि बताओ भाई क्या होगा, हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड, अगर डायमीटर डबल हो तब क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिए, अब बच्चे ध्यान रखते हैं कि भैया ने बोला था खींच के डबल करना है। यार देखो, जब सवाल में बोला जाए कि स्ट्रेच कर रहे हैं, जब स्ट्रेच करने को बोले तभी आप स्ट्रेच वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये नहीं कि जबरदस्ती स्ट्रेच करें। जैसे सॉकेट से इस जहाँ पे बोर्ड लगा होता है वहाँ से पंखे तक वायर लगा है 2 मीटर, ठीक है, और जितनी उसकी डायमीटर हो, अगर उसकी बजाय आप मोटा वायर लगा दें तो ऐसा भी तो कर तो सकते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी ना मोटा और पतला करने के लिए आपको खींचने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर इसी वायर का डायमीटर कितना हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है, पतला वायर था डायमीटर डबल हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो इस बार लेंथ तो बदल नहीं रहे, ना मटेरियल बदल रहे हैं, केवल डायमीटर बदल रहे हैं। तो जरा बताइए कि इफ डी डैश जो है ट्वाइस टाइम्स डी है, नाउ इफ डी डैश मतलब नया डायमीटर पुराने डायमीटर का डबल है, तो डी डैश क्या होगा ट्वाइस आर डैश, और डी क्या होगा ट्वाइस आर। डायमीटर मतलब ट्वाइस द रेडियस, नया डायमीटर मतलब ट्वाइस द नया रेडियस, 2 से 2 कट जाएगा तो नई रेडियस भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स आर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा रेडियस 2 टाइम्स आर हुई तो एरिया कितना हो जाएगा, तो चूंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया डैश क्या हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स पुराना एरिया। तो नया एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स पुराना एरिया हो जाएगा। और कुछ बदला, और कुछ तो बदला नहीं, क्योंकि मटेरियल वही है, लेंथ भी मैंने बदलने को नहीं बोला, केवल डायमीटर डबल किया गया है। तो आर डैश क्या हो जाता है रो एल अपॉन ए, अब यहाँ ए नहीं है ए डैश है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर हम डायमीटर को डबल कर दें यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर फर्क पड़ेगा, तो डायमीटर को डबल करने से क्या हुआ रेडियस भी डबल हुई, उससे एरिया 4 गुना हो गया, क्योंकि स्क्वायर होता है ना इसलिए। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा रो एल अपॉन 4 टाइम्स ए, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो एल बाई ए का 1/4, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स पुराना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 1/4 ही रह गया रेजिस्टेंस, ऐसा क्यों, क्योंकि यार आपने मोटाई बढ़ा दी ना तार की, मोटाई बढ़ा दोगे तार की तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरी के दौरान जो भी डेरिवेशंस वगैरह आपको करवाए गए थे वो सारे आप रिवाइज कर लेंगे, थ्योरी सारी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सीरीज के कुछ सवाल हैं। एक तो डायरेक्ट सवाल है कि 4 रजिस्टर्स है सीरीज में लगे हुए 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम के, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज में सीधा जुड़ जाता है, तो 1 1 1 1 4 बार जुड़ेगा तो 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही बोल दिया मैंने। ठीक है, अब ये देखिए न्यूमेरिकल,
ये जो है एक सेल है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलके बैटरी बनती है, ये एक ही सेल है, उसी से काम चल रहा है। 6 ओम 4 ओम, ठीक है। एक रजिस्टर है 6 ओम का कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रजिस्टर ऑफ 4 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का लगाया गया। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। चलिए देखो सीरीज के सवाल कैसे करते, जब भी सीरीज का सेटअप हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आर नेट निकाल लेंगे। आर नेट कितना होगा, R1 प्लस R2, जहाँ पर R1 R2 को पता ही नहीं है तो कोई बात नहीं, नाम लिख दो। तो 6 धन 4 कितना हो गया, 10 ओम हो गया, 10 ओम हो गया, ठीक है। आर नेट आ गया 10 ओम। अब जब आर नेट आ गया 10 ओम, तो चूंकि V बराबर IR होता है, नेट वोल्टेज 20 वोल्ट है, नेट रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो नेट करंट कितना ड्रॉ होगा, तो 20/10 बराबर I, तो I बराबर 2 एम्पियर। तो कितना करंट ड्रॉ होगा, 2 एम्पियर का करंट यहाँ से चलेगा और 2 ही एम्पियर चलेगा। अगर यहाँ पर कोई अमीटर लगा दे तो उसकी रीडिंग कितनी होगी, 2 एम्पियर। अमीटर क्या करता है, करंट को नापता है। कैसे लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है, श्रेणी में लगाया जाता है। अब देखिए क्या है, हमें क्या करना है, एक चीज़ और बताएगी, क्या बताएगा कि 6 ओम वाले रजिस्टर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसमें यूज होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दें तो उसकी रीडिंग क्या होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, फॉर R1 के लिए बताओ, अगर हम V बराबर IR लिखें तो दोनों में V अलग अलग जाएगा, वो 20 वोल्ट बट जाएगा, तो इसके लिए V1 बोल दो, इसके लिए V2 बोल दो। फिलहाल इसका करना नहीं, इसका ही करने को बोला गया। V1 बराबर IR1, I पे मैंने 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि I दोनों में सेम होगा, सीरीज में I सेम रहता है। तो V1 कितना होगा, I इज 2 एम्पियर्स, R1 इज 6, तो V1 कितना होगा 12 वोल्ट। तो 20 वोल्ट में से ये वाला कितना खाएगा, 12 वोल्ट खाएगा, ठीक है। अच्छा 20 में से ये 12 खा गया, तो इसके लिए कितना बचा, R2 के लिए कितना बचा, 8। 20 में से 12 इसमें चला गया तो 8 इसमें चला गया। इसमें कम क्यों गया, क्योंकि कम रेजिस्टेंस का जो है रजिस्टर था, तो इसमें जो है कम वोल्टेज रिक्वायर्ड था उतना ही करंट ड्रॉ करने के लिए। इक्वल करंट ड्रॉ कर रहे हैं 2 एम्पियर 2 एम्पियर, लेकिन इसको कम वोल्टेज लग रही है, क्यों, क्योंकि जिस भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होता है उसको एक डेफिनेट करंट ड्रॉ करने के लिए कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बस इसमें इतना ही पूछा गया था। ठीक है, ऐसे जैसे दो रजिस्टर्स का था वैसे 3 का भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 3 का, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पैरेलल का एक सवाल करते हैं, फिर मिक्स का सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए अब 2 रजिस्टर्स उन्होंने पैरेलल में लगाए हैं, एक 3 ओम का एक 6 ओम का, तो एक हो गया R1 एक हो गया R2। अब यहाँ पे नेट कैसे निकलता है पता है आपको, 1/R नेट = 1/R1 + 1/R2। R1 और R2 की वैल्यू रख देंगे और वहाँ से एलसीएम लेके फिर पलट के आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो सीधा सीधा है। तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। देखिए कहा गया है कि हमारे पास ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे ये 7.2 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, इसका नाम इन्होंने दिया है R1। यहाँ पर ये 8 ओम का रजिस्टर लिखा है, इसका नाम है R2, और ये R3 है 12 ओम का, और फिर ये बस इतना ही है। अब इन्होंने कहा है इन द सर्किट, तीनों रजिस्टर आपको पता, वोल्टेज पता है, टोटल रजिस्टेंस बताना है, पहली चीज़ आर नेट बताना है, ठीक है, दूसरी चीज़ टोटल करंट बताना है, आई बताना है, तीसरी चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 बताना है। चलिए वो बता देंगे, कोई बात नहीं। अब देखो सब लोग पहले ध्यान से, R2 और R3 कैसे पैरेलल में है, सिंस R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, R2 R3 पैरेलल में, इसका मतलब 1/R23 बराबर 1/R2 + 1/R3, ठीक है। 1/R23 मतलब 2 और 3 का नेट ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए 1/R23 बराबर 1/8 + 1/12। So we need to take LCM of 8 and 12, 24, 3 + 2, therefore 1/R23 = 5/24। पलट दो, अच्छा इधर पलटोगे तो R23/1, 23 मतलब 23 जैसे भी आप बोलो, तो R23 कितना जाएगा, 5 4 20, 5 8 40, 4.8 ओम। अब जो आपका R23 का नेट आया है वो R1 के साथ कैसा है, दिस एंड दिस होल कॉम्बिनेशन, दिस एंड दिस आर इन सीरीज। नाउ R1 एंड R23 आर इन सीरीज, देयरफॉर R123 या फिर कहें कि R नेट
क्या हो जाएगा R1 प्लस R23। तो R1 कितना बोलो 7.2 और ये कितना है 4.8, 7 4 11 और एक 12 ओम। नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 12 ओम। फिर नेट करंट पूछा है। अब देखो तुम्हें इस पूरे ये जो झांकी है इस पूरे का जो नेट रेजिस्टेंस है वो पता चल गया और नेट वोल्टेज पता है, तो नेट करंट आई कितना यहाँ से ड्रॉ होगा ये पता चल जाएगा यूजिंग ओम्स लॉ। बताइए V बराबर IR, नेट वोल्टेज है 6 वोल्ट की, नेट करंट पता करना है, नेट रेजिस्टेंस 12 है, 12 का इधर डिवाइड लगेगा, I बराबर 6/12, देयरफॉर I बराबर 0.5 एम्पियर्स। आई कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर्स आ गया, करंट आ गया 0.5 एम्पियर्स। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई, मैं आंसर चेक कर लूँ। ठीक है, ये दो चीज़ आ गई। अब एक चीज़ और रह गई, उन्होंने कहा जरा मुझे ये बता दो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो अभी आपको बताया था कि जब आपको पता चलेगा करंट 0.5 है, 0.5 यहाँ से जाएगा, यहाँ जाके 0.5 डिवाइड हो जाएगा, जिस ब्रांच से कम रजिस्टर होगा रेजिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें कम करंट जाएगा, वापस आके फिर कंबाइन हो जाएगा। फिर तो मुझसे ये पूछा ही नहीं गया, मुझसे तो बस इतना पूछा गया कि इसका बता दो, तो ज़रा बताओ इसका रेजिस्टेंस पता है। ठीक, इसमें जाने वाला करंट कितना होगा वही 0.5 होगा, तो R1 पता है और I1 पता है, तो V1 पता चल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ओम्स लॉ से। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और अगर हम लोग करें, कहा गया है वैल्यू लिखी है 5 ओम, 4 ओम, 10 ओम, ए और बी के बीच में ये सारे लगे हुए हैं। इन द सर्किट गिवन अलोंगसाइड द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर। इसमें करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर का, इनका कुछ पता नहीं है। फाइंड द करंट फ्लोइंग टू अदर 2 रजिस्टर्स। देखिए अभी आपको बताना है कि अन्य दोनों से करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। हम नाम दे देते हैं इसका, इसमें जो रजिस्टर है बहुत छोटा पास मेरे लिखा है, इसको R1 बोल देते। ठीक है, कहाँ लिखें यार, जगह बहुत कम है, चलो यहाँ लिख देते हैं R1। ठीक है भैया, ये R2 और ये R3, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। हाँ, बहुत नन्ना नन्ना लिख रहे, जगह कम है। R1 R2 R3। ठीक है, अच्छा वोल्टेज हमें दी नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, उन्होंने बोला फॉर R1 इक्वल टू 5 ओम, I1 बराबर 1 एम्पियर, तो सो यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का प्रयोग करो। V बराबर IR, पैरेलल में तो जितनी वोल्टेज ऊपर वाली आर्म में उतनी नीचे वाली आर्म में उतनी सबसे नीचे वाली आर्म में, तो V बराबर I इज 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 5, तो V बराबर 5 वोल्ट। कितना 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट की वोल्टेज है ये, हमने कैसे पता लगा लिया ऊपर वाली आर्म की मदद से, इसका हमें I भी पता था R भी पता था, उतना ही 5 वोल्ट इसमें भी जाएगा उतना ही इसमें भी जाएगा। फॉर R2 बराबर 4 ओम, फॉर R2 बराबर 4 ओम, बताइए V बराबर IR, अब V तो V लिखेंगे, I2 R2 लिख देंगे। V पे क्यों नहीं V2 लिखा, क्योंकि V सेम होगा ना, पैरेलल में है। तो V कितना है 5 वोल्ट, I2 हमें पता लगाना है, R2 कितना है 4, तो 5/4 बराबर I2, तो I2 बराबर बोलिए 1.25 एम्पियर्स, पता चल गया इसका। अब सबसे नीचे जो है उसमें आते हैं, फॉर R3 बराबर 10 ओम, बताइए V बराबर IR और I3 R3, V पर नहीं लिखा क्योंकि V सेम होगा सभी में। फिर बताइए 5 वोल्ट का वोल्टेज है, 10 का रेजिस्टेंस 10 है और I3 हमें पता लगाना है, तो 5/10 बराबर I3 बराबर 0.5 एम्पियर्स। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए कि 3 ब्रांचें थी, एक थी 5 ओम की, एक 4 ओम की, एक 10 ओम की। 5 ओम वाली में 1 एम्पियर गया था, तो 10 ओम वाली में आधा एम्पियर गया, क्योंकि इससे इसका दुगना है रेजिस्टेंस, वोल्टेज तो सेम ही जाएगी, तीनों में पैरेलल है ना।
तो इसका रेजिस्टेंस इसकी तुलना में इसका डबल है, तो करंट आधा हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, बीच वाली आर्म में ज़्यादा करंट है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। तो हमने वोल्टेज भी बता दी कितनी थी और करंट भी बता दिया सारा। नेट रेजिस्टेंस तो आप बता ही सकते थे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस तो निकल ही आएगा 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए पावर वाले सवालों पर आते हैं। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर के फॉर्मूले भी आपको पता होंगे, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V² अपॉन R। तो चलिए अब सवाल कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन है, कहा गया है व्हाट विल बी करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट, पावर कितनी 40 वाट, एंड व्हेन इट इज ऑपरेटिंग ऑन 220 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द करंट ड्रॉन, करंट पूछा है, आई पूछा गया है। देखो सब लोग एक बात समझ लो, पहले आप जब दुकान पे जाते हो और बोलते हो कि हमें बल्ब दे दो, तो वो आपसे बोलता है कितनी पावर का दे, 5 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट का, है ना। तो फिर अगर तुम्हें पता होता तो बता देते हो, अन्यथा उनसे बोलते हो कि हमें इतने छोटे कमरे के लिए चाहिए, पढ़ने वाले रूम के लिए चाहिए या स्टेयर्स के लिए चाहिए, तो वो उसी हिसाब से देते हैं। जो ज़्यादा पावर का जो बल्ब होता है वो ज़्यादा ब्राइट जलता है। सेम वोल्टेज पर अगर आप लगाओगे, सेम वोल्टेज में मतलब पैरेलल में, अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा पावर का जो बल्ब होगा वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा, ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, क्योंकि P बराबर VI होता है। ठीक है, इसका मतलब 40 वाट बराबर या 220 लगा देंगे I। ये कट जाएगा, 2/11 एम्पियर्स करंट आ गया। ठीक है, 2/11 एम्पियर्स इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, डिवाइड आप चाहे तो कर ले, मैं जरा इंक भर लेता हूँ और फिर कुछ सवाल और करते हैं। आई होप आप लोगों को जो है सवाल पसंद आ रहे होंगे। सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये सब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका रिवीजन ही हो रहा होगा, क्योंकि पहले ही मैं सिखा चुका हूँ इनको कोर्स के दौरान। ठीक है, तो बस रिवीजन के हिसाब से आखिरी में बात कर दे रहे हैं। और कुछ लोग जो हम यहाँ नहीं पढ़ते, क्लास में नहीं आ पाते, बाहर रहते हैं, तो वो लोग भी एक बार देख लेंगे। तो आई होप आपको मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करवा दूँ, और सारे कॉन्सेप्ट के सवाल तो हो ही जाएंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है, एनसीईआरटी में जो ग्रीन एक्सरसाइज है ना, इसकी ऑप्टिक्स की भी ग्रीन एक्सरसाइज और इलेक्ट्रिसिटी की ग्रीन एक्सरसाइज, दोनों को ही बहुत अच्छे से लगाना है। ऑप्टिक्स मतलब लाइट वाली और इलेक्ट्रिसिटी वाली, दोनों की ग्रीन एक्सरसाइज बहुत अच्छे से लगानी है। जो इनटेक्स्ट ब्लू क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे से लगाने, और जो ग्रीन एक्सरसाइज है वो भी बहुत अच्छे से लगानी। इसका कोई भी सवाल अगर आपको डाउट वाला है, जैसे कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ MCQs हैं, उनको बहुत केयरफुली लगाना है। उनके ऑप्शंस जो हैं कि गलती कर दी तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है, अगर एक भी ऑप्शन नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ऑप्शन आ जाता है तो हम टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, बाद में पता चलता है कि गलत हो गया। इसके अलावा पावर वाला भी एक सवाल है, 2 बल्ब लगे हुए पैरेलल में, तो ग्रीन वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से लगाएं। और ऑप्टिक्स में क्या है कि बहुत सारे मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला के सवाल होते हैं, तो टीचर्स घर के लिए दे देते हैं, जैसे मैं भी घर के लिए दे देता हूँ बताने के बाद कि आपको ये करना है, तो वो आपको लगाने हैं। ठीक है, ध्यान से। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस पर वोल्टेज कितनी लिखी है, 220 वोल्ट। ठीक है, पावर भी लिखी होती है कि ये इतने वाट का है। ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट देन पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी। ठीक है, जब यही 110 वोल्ट पर चलेगा तो पावर कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग क्या गलती कर देते हैं इस सवाल में, और बहुत प्यार से ये सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं P बराबर VI लिख देते हैं। अब यार आप P बराबर VI लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे P बराबर VI, वो वाला I वहाँ रख के लिख देंगे, फिर से P बराबर VI और I रख के P निकालेंगे, बस यही गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार देखो जब वोल्टेज बदलेगी तो I भी तो बदल ही जाएगा ना। ठीक है, तो आप P बराबर VI रखे I निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट वो I वहाँ नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज बदल गई तो वही वाला I थोड़ी ना रह जाएगा। फिर क्या करें, तो आप देखिए सिंस P बराबर V²/R, ऐसी चीज़ को आप जो है कांस्टेंट रखेंगे जो बदले ना। ठीक है ना, आई को भरोसा मान के वहाँ पे यूज कर दिया, जाके यहाँ पे निकाल के कि यही वाला आई वहाँ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब वोल्टेज बदल गई तो आई कैसे सेम रहेगा, है ना। तो 100 वाट 220 का स्क्वायर R, तो R बराबर 220 गुणा 220/100, 22 का स्क्वायर 484। ये नहीं बदलेगा, क्यों?
रेजिस्टेंस कब बदलता है? जब या तो जो फिलामेंट ट्यूब जो उसकी लेंथ बदले या मटेरियल बदले या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदले, वो तो बदल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ बताओ, क्योंकि P बराबर V²/R, P हमें पता लगानी, V कितना है 110 का स्क्वायर, और R कितना है? R है 484, ठीक है। वही बल्ब रहा, पहले वो 220 वोल्ट पे चलाया था तो इतनी पावर उसने डिलीवर करी, अब 110 वोल्ट पे चलाया तो कितनी पावर डिलीवर करेगा, ठीक है। तो भी 11 से काट देते हैं, 11 से ये कटेगा तो 10 और ये 110, 11 चौके 44, 11 चौके 44, P बराबर, अभी रुके रहें, फिर ये 11 से कटेगा, 11 चौके 44, तो 100/4, पावर बराबर 25 वाट। अब इसी सवाल को आप P बराबर VI वाले तरीके से करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, और प्रॉब्लम ये है कि वो आंसर ऑप्शन में दिया और है, बस यही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 25 वाट, ठीक है। तो वो वाला अब गड़बड़ तरीका नहीं लाएंगे, ध्यान रखिए, आर नहीं बदल रहा है इसलिए आर पर हम भरोसा करेंगे, आर निकाल के वही आर हम लेके जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, बल्ब वही है, दुकान से आप बल्ब लाए तो उस पर लिखा था 100 वाट, ठीक है, 220 वोल्ट भी लिखा था, 220 वोल्ट पे चलाएंगे तो 100 वाट की पावर डिलीवर करेगा। अब आपने वोल्टेज कम कर दी तो इसने इतनी ही पावर डिलीवर कर पाई। तो अगर आप पर्याप्त वोल्टेज देंगे तो कोई भी बल्ब जो है वो अपनी मैक्सिमम पावर के साथ वर्क कर पाएगा। अगर आप वोल्टेज कम कर देंगे तो वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उतनी पावर डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो अगर आप सीरीज में बल्ब्स को लगाएंगे तो उनको जितना इंटेंसिटी से ग्लो करना चाहिए उतना इंटेंसिटी से ग्लो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो सबको बराबर बराबर वोल्टेज मिलेगी, तो जो ज़्यादा पावर वाला होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। सीरीज में कौन ज़्यादा ग्लो करेगा वो ऐसे बता पाना संभव नहीं है, वो तो करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आपके लेवल की वो बात नहीं है, आपको वो नहीं बताना है, ठीक है। आपको पैरेलल वाली ही बात पूछी जाएगी कि पैरेलल में सेम वोल्टेज होगा तो जो ज़्यादा पावर का होगा वो ज़्यादा इंटेंसिटी से, ज़्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप समझ गए होंगे। मैं ज़रा देख लेता हूँ कि कोई और सवाल मुझे बताना है। आई थिंक एक एनर्जी कंज्यूम्ड का और सवाल हो जाना चाहिए, है ना, फिर थोड़ा कंप्लीट लगेगा। देखिए कहा गया है एक करंट ऑफ 4 एम्पियर्स, ठीक है, फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट, ठीक है, 12 वोल्ट के अक्रॉस फ्लो होता है फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स पे सवाल नहीं किया जाता है, 10 × 60 सेकेंड्स दैट इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर्ड पूछी गई है, ठीक है। तो आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, तो एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम, P बराबर VI/T। अब बताओ V हमारे पास 12 वोल्ट, I है 4, टाइम है 600 सेकेंड, ठीक है। ध्यान रखना पावर जब वाट में होता है तो टाइम आप सेकंड में लेंगे, पावर जब किलोवाट में होगा तो आप टाइम आवर में लेंगे, तो किलोवाट आवर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर तो हम ऐसा यूनिट्स में ले रहे हैं, तो अभी गुणा आप खुद कर लेना, जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है, गुणा खुद कर लेना, जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब जैसे आपके घर में बिजली का बिल आता है कि आपने इतना यूनिट बिजली खर्च करी, तो यूनिट मतलब किलोवाट आवर, 100 यूनिट खर्च करी तो 100 किलोवाट आवर खर्च करी, ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, आखिरी सवाल। कहा गया एक रेफ्रिजरेटर है और उस पर पावर लिखी हुई है 350 वाट, ठीक है, और ये ऑपरेट होता है 10 घंटे पर डे, ठीक है, 10 घंटे पर डे, और कितना दिन तक? कहा गया 30 दिनों तक हमें देखना है, 30 दिनों तक ये चलता है 10 घंटे पर डे। तो कहा गया है कि अगर रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितना है? 2.40 रुपीज़ पर kWh, पर किलोवाट आवर। तो कहा गया कितना खर्चा आएगा इस रेफ्रिजरेटर को चलाने का, ठीक है। तो अब सब लोग जानते हैं सिंस पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ठीक है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। और ध्यान रखना कि जब पावर वॉट में होगी तो टाइम सेकंड में लेना, पावर किलोवाट में होगी तो टाइम आवर में लेना। टाइम यहाँ पर आवर में है 10 घंटे, ठीक है, और पावर कितनी है? 350 वाट, 1000 का भाग लगा देंगे तो किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर के 2 नीचे के 2 जीरो कट गए, 3.5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा इतना किलोवाट आवर, ठीक है। 35/10 है ना, तो 3.5 हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम 3.5 किलोवाट आवर। अब जरा एक बात बताइए, ये तो एक दिन की हो गई है ना, 10 घंटे की, अभी 30 दिन है, तो फॉर 30 डेज कॉमा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई
रेफ्रिजरेटर कितनी हो जाएगी बोलिए, 3.5 है, उसमें 30 का गुणा कर दो तो 35 3 105, 105 किलोवाट आवर। ठीक है, ठीक है, पावर किलोवाट में, टाइम आवर में, तो इतना किलोवाट आवर एक दिन का था, 30 दिन का इतना हो गया। ठीक है, कॉस्ट कितनी बनेगी जाके, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितना आएगा, तो कहेंगे 105 किलोवाट आवर यूज करी है फ्रिज ने, और रेट कितना है 2.40 रुपीज़ पर किलोवाट आवर का, इसका गुणा कर देंगे और इतना रुपए आपका बिल आ जाएगा, सिर्फ रेफ्रिजरेटर का बता रहे हैं। ठीक है, बाकी भी तो चीज़ें होंगी घर में, वो सब जुड़ के आएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको करना है। कभी कभी सवाल में एक से अधिक चीज़ें दी जाएंगी तो आपको करना क्या होगा, जैसे बल्ब का दे दिया, टीवी का दे दिया, फ्रिज का दे दिया, गीजर का दे दिया, तो सबके लिए एनर्जी कंज्यूम निकाल लेनी है, ऐसे पावर इनटू टाइम करके, फिर टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, क्योंकि बाहर जो मीटर लगाया है उसमें तो टोटल लिख के आएगा ना, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम आपको अलग अलग निकाल के जोड़ लेनी, टोटल एनर्जी कंज्यूम आ जाएगी। टोटल एनर्जी कंज्यूम जब आ जाए फिर उसमें इस तरीके से रेट का गुणा कर देंगे और आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे सवाल। अगला सवाल सिमिलर ऐसा ही है। हाँ, अभी जो है यहाँ पर एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं। कहा गया है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया गया जो कि 500 ओम का है। ठीक है, कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पार्ट तो बहुत आसान है, सिंस बी बराबर आई आर, 250 वोल्ट हमने वोल्टेज लगाई और आई पता लगाना है, रेजिस्टेंस है 500 ओम का, 250 अपॉन 500 बराबर आई, तो आई बराबर कितना रहेगा 1/2 एम्पियर्स, यानी कि 0.5 एम्पियर्स करंट आ गया। अब उन्होंने कहा कि हीट प्रोड्यूस और बचाओ, बताइए। H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, आई बताइए कितना आया 0.5 का स्क्वायर, आर कितना है 500, टाइम कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, तो एच और आर क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 5000। ठीक है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, जितना भी ये मल्टीप्लाई होकर आता है उतना ही जूल्स, तो ये हीट प्रोड्यूस आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस तरीके से सवालों को आपको करना है, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। क्लास आपको यूज़फुल लगे तो ज़रूर आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स।